हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए टेंस की पहचान एवं उनकी सहायक क्रियाएं। सबसे पहले हम टेंस के बारे में चर्चा कर लें। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। टाइम एंड वर्क के अनुसार सभी टेंस को 12 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पांचवा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और 6 जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, 7 पास्ट परफेक्ट टेंस, 8 जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 9 जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, 10 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, 11 फ्यूचर परफेक्ट टेंस और 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से सभी जो टेंस हैं उन टेंसों की पहचान कराई गई है कि कैसे जो हिंदी में वाक्य रहेंगे उनको हम किस तरह से पहचानेंगे कि यह किस टेंस के हैं। तो उसके लिए टेंस की पहचान सबकी नीचे दी गई है। तो टेंस की पहचान में सबसे पहला जो टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको देखा जाए। इस टेंस की क्रियाओं के अंत में जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उनकी क्रियाओं के अंत में ता है, टी है, ते हैं, ता हूं आदि आते हैं। इस टेंस के वाक्य में वर्तमान समय में काम का होना या करना पाया जाता है। इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य में प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य तथा आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उसको बता रहा है कि इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यस या ईएस जो नियमानुसार जोड़ा जाता है जोड़ देते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट तथा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसकी जो पहचान होती है कि ऐसे हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हों, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्य में काम का जारी रहना पाया जाता है, परंतु काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसके बारे में बता रहा है। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम और मेन वर्ब का इंग फॉर्म प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो टेंस है दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बारे में बता रहा है कि इस टेंस के हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हों, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। अतः मात्रा में आ है, ई है, ये है का प्रयोग रहता है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब है नेक्स्ट टेंस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हों, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के द्वारा काम भूतकाल से प्रारंभ होकर और वर्तमान काल में जारी है, इसका बोध होता है। इसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में समय प्रदर्शित करने के लिए से शब्द की अंग्रेजी फॉर या सिंस आती है, इतना जरूर ध्यान रखना है। इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें लिखा हुआ है कि इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज तथा बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव तथा बीन और मेन वर्ब की इंग फॉर्म का प्रयोग होता है। सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे होता है? सिंस का प्रयोग निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 5 बजे, दिनों के भागों के नाम के पहले, दिनों के भागों में आता है प्रातःकाल से, दोपहर से, शाम से, कल रात से, उसके बाद दिन के नाम के पहले, महीनों के नाम के पहले, वर्षों के नाम के पहले, एक निश्चित समय से पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। फार का प्रयोग कहाँ कब किया जाता है? फार का प्रयोग समय की अवधि के लिए जैसे घंटों की गिनती से पहले, दिनों की गिनती से पहले, महीनों की गिनती से पहले, वर्षों की गिनती से पहले, सप्ताह की गिनती से पहले किया जाता है। और देखिए नेक्स्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में बता रहा हूं। हिंदी में ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आ, या, ई, ए, ई, था, थी, थे, ती, थी, ता, था, ते थे अथवा सका, सकी, सके आते हैं। इस टेंस में भूतकाल में काम का होना या होना पाया जाता है, इसमें समय नहीं दिया जाता है। इसका जो है हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस में सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट तथा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जिन वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके आदि शब्द आए तो उनके अनुवाद में सभी सब्जेक्ट के साथ कुड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तथा निगेटिव सेंटेंस में कुड नॉट लिखते हैं। कभी नहीं के लिए नेवर के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। इस टेंस के द्वारा भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, लेकिन काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। इसके आगे इसका हेल्पिंग वर्ब ही, सी, इट, आई और एक वचनकर्ता के साथ वाज और वर्ब की इंग फॉर्म आती है। यू, वी, दे और बहु वचनकर्ता के साथ वेयर और वर्ब की इंग फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट टेंस नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ही थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। साधारण वाक्यों में इस टेंस का प्रयोग केवल उसी दशा में होता है जबकि वाक्य में पहले, बिफोर, तक, टिल पहले से ही ऑलरेडी का प्रयोग होता है। इस टेंस का प्रयोग प्रायः ऐसी दशा में होता है जबकि भूतकाल में 2 कामों का वर्णन हो जिनमें से एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त हो जाता है, किंतु दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं।
हेल्पिंग वर्ब इसका होता है फर्स्ट परफेक्ट टेंस का। सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग होता है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों में जिनमें भूतकाल में दो कार्यों का होना पाया जाए तो जो काम पहले समाप्त हो गया होगा उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, और जो कार्य बाद में हुआ हो तो उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी में इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और समय दिया होता है कि कब से कार्य शुरू होकर जारी रहा। यह टेंस प्रकट करता है कि कार्य भूतकाल में एक निश्चित समय से आरंभ होकर जारी था। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ हैड तथा बीन और मेन वर्ब की इंग फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इनमें भी सीन्स और फार का प्रयोग होता है, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंग सीन्स और फार का प्रयोग बताया गया है, उसी का यूज यहाँ भी करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेक्स्ट टेंस है। हिंदी में ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे, उंगा, उंगी, ओगे, एगे, एगा आते हैं। इस टेंस में भविष्य में काम का होना पाया जाता है, परंतु कार्य के होने का समय अनिश्चित होता है, अर्थात यह निश्चित नहीं होता कि काम कब होगा और कितनी देर तक होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब टेंस की साधारण अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य में आई और वी के साथ शैल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। धमकी, आदेश, बाध्यता प्रकट करने के लिए आई वी के साथ विल तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ शैल और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस ऐसे हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्य में भविष्य में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। कार्य के जारी रहने की अवधि नहीं दी होती है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है आई तथा विल के साथ शैल तथा बी और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल तथा बी और मेन वर्ब की इंग फॉर्म आती है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात आती है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान के लिए क्या है? तो इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में बहुधा चुकेगा, चुकेगी, 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 चुकोगे या चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द होते हैं। यदि भविष्य में समाप्त होने वाले दो कार्यों का वर्णन हो तो ही इस टेंस का प्रयोग होगा। उनमें से एक कार्य दूसरे कार्य के पहले समाप्त हो चुकेगा। इस टेंस से प्रकट होता है कि कोई काम भविष्य काल में एक विशेष समय पर समाप्त हो चुकेगा। जिन वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाए तो जो काम पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और दूसरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसका होता है आई तथा वी के साथ शैल तथा है और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल तथा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस में हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्यों में कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है तथा साथ साथ समय दिया होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। इसमें आई और वी के साथ शैल तथा हैव बीन और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल तथा हैव बीन और मेन वर्ब की इंग फॉर्म आती है। इनमें भी सीन्स और फार का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात ही होता है। नेक्स्ट में तो जरूरी ये होता है कि जब तक हम हिंदी वाक्यों से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए टेंस की पहचान नहीं जानेंगे, यानी टेंस को पहचान नहीं पाएंगे, उसके हेल्पिंग वर्ब को नहीं पहचान पाएंगे, तो इंग्लिश में अनुवाद करना मुश्किल होता है, यानी इंग्लिश में अनुवाद नहीं हो पाता है। तो सबसे जरूरी ये होता है कि हम जब भी हिंदी वाक्यों से अंग्रेजी में अनुवाद करें तो सबसे पहले टेंस को जाने, टेंस की पहचान जाने, उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को जाने, मेन वर्ब को जाने, मेन वर्ब की जो फॉर्म्स ऑफ जो वर्ब हैं उनकी भी लिस्ट सूची जो है इसमें एडजस्ट की गई है, उसको भी ध्यान से पढ़िएगा और उसे याद करने का उसे भी प्रयास करिएगा। यदि ये दोनों सेटिंग यानी हिंदी वाक्यों से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए यदि टेंस की पहचान, उसके हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब इतने याद हो जाएं तो समझिए कि लगभग हम अनुवाद बनाने के करीब तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो अदर वर्ड्स आते हैं वो सब आते हैं, तो उसकी भी चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए इतना जरूर याद रखिएगा और ठीक से याद कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।